गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के समय वंदे मातरम के ऊपर हमारे संसद में बहुत भारी डिबेट यहाँ पे चल रही है। अब वंदे मातरम हमारा दोस्तों नेशनल सॉन्ग है एंड इस नेशनल सॉन्ग के 150 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और अपने आप में हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। जब हम वंदे मातरम सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर हमारे देश के लिए जो प्रेम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात करें तो दरअसल में वंदे मातरम एक जर्नल के अंदर पहली बार यहाँ पे पब्लिश हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा ये लिखा गया है एंड 1875 के अंदर पहली बार ये पोइम के तौर के ऊपर बंग दर्शन में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है। 1882 के अंदर जो आनंद मठ, ठीक है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की नॉवल थी, उसके अंदर यहाँ पे इसका मेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आगे जाके 1896 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर इस सॉन्ग को म्यूजिक दिया एंड एक तरह से कह सकते हो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था कैलकाटा में 1896 में, उसमें यहाँ पर वंदे मातरम को गाया गया। 1905 में जब हमारी स्वदेशी मूवमेंट होती है, उस समय बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों ने इस गीत को गाया। राइट, जो बंगाल का पार्टीशन था उसके अगेंस्ट यहाँ पे इस गीत का इस्तेमाल हुआ। फिर आगे जाके 1907 में मैडम भीकाजी कामा जी ने भी जो पहला ट्राई कलर अनफर्ल किया था आउटसाइड इंडिया, मुझे बताना आप कहाँ पर, उस पे ऊपर भी वंदे मातरम यहाँ पे लिखा हुआ था। तो वंदे मातरम हमारे देश के इतिहास के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट। और इसकी बहुत सिग्निफिकेंस भी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी देश की सिविलाइजेशन आइडेंटिटी को एक तरह से दर्शाता है, प्लस एक तरह से जो सनातनी मूवमेंट थी उसको एक तरह से, जो उनकी मॉक्स की आज़ादी के लिए लड़ाई थी उसको भी दर्शाता है। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ पे इसको अपने आखिरी, जब उनकी डेथ थी सामने, तब इनको वंदे मातरम को उन्होंने गाया। तो कहीं ना कहीं भारतीयों के बीच में ना बहुत इंपॉर्टेंट यूनिटी का ये रूप बन जाता है। अब 150 साल कंप्लीट हुए हैं तो हमें तो बहुत खुश होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे देश के लिए बहुत बहुत ये गर्व की बात है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डिबेट बन चुकी है बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन पार्टी। अब सवाल आता है क्यों इसमें ऐसा क्या डिबेट क्यों बन गया है, ये मुद्दा क्यों इतना उछल गया है। देखो, अंडरस्टैंड करना, दरअसल में वंदे मातरम में टोटल आपको 6 स्टैंजास आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा आप यहाँ पे देख पाओगे, इसमें 6 पैराग्राफ्स या 6 स्टैंजास आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अब हुआ पता क्या, अभी जो हम बात करें ना हमारे नेशनल सॉन्ग की, उसमें केवल ही आपको 2 स्टैंजास देखने को मिलते हैं। अब सवाल आता है कि सर बाकी 4 स्टैंजास कहाँ चले गए। देखो, एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करना, 1937 के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, उसने दरअसल में ये डिसाइड किया कि केवल और केवल 2 ही स्टैंजास यहाँ पे रखे जाएंगे। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, जो आखिरी के 4 स्टैंजास है ना, इसमें हिंदू गॉड्स या गॉडेसेस का जिक्र है। जैसे गॉडेस दुर्गा का जिक्र है या और इस तरह से जो हमारे हिंदू गॉड्स हैं उनका यहाँ पे आपको मेंशन देखने को मिलेगा। अब देखो, 1937 के अंदर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम सब धर्मों को साथ में जोड़ के रखें। राइट। एंड इस वजह से डिसाइड ये किया गया कि ये आखिरी 4 स्टैंजर्स इंक्लूड नहीं होंगे। और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा कि वो नहीं चाहते थे कि आखिरी के 4 स्टैंजर्स हों, क्योंकि उससे क्या होता कि धर्मों के बीच में एक तरह से विभाजन हो जाता। इस वजह से यहाँ पर नेशनल सॉन्ग के अंदर केवल और केवल पहले 2 जो आपके स्टैंजर्स हैं वो रखे गए। अब यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू था आपकी जो कांग्रेस पार्टी का। पर मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जिन्ना के इन्फ्लुएंस के अंदर आकर जो नेहरू जी थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, आखिरी के 4 स्टैंजर्स यहाँ पे हटा दी। ये अपने आप में हमारे जो वंदे मातरम है उसका अपमान है। जो मुस्लिम लीडर्स था उनको खुश करने के लिए नेहरू जी ने ऐसा किया, ऐसा यहाँ पर मोदी जी का यहाँ पे कहना है। ऑपोजिशन क्या कह रही है, ऑपोजिशन कह रही है कि भाई एक तो पहली बात है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अग्री किया था इस मुद्दे के ऊपर, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन सब ने अग्री किया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के आप डिबेट्स उठा के देख लो, उसमें भी ये बात अग्रीमेंट हो गया था कि नहीं, हमें बाकी 4 स्टैंडर्ड्स नहीं इंक्लूड करने। तो ये इस मुद्दे को आज 90 साल के बाद उठाने की क्या जरूरत है। आप डिबेट करिए ना कि महंगाई के ऊपर, आप डिबेट करिए ना कि क्या इकोनॉमी के ऊपर, आप बेरोजगारी के ऊपर डिबेट करिए। तो क्या इस बारे में डिबेट होना जरूरी है या नहीं है। बट एनीवेज, हम उस पर नहीं चलेंगे। हमें कहीं ना कहीं जानना था वंदे मातरम की पूरी जो हिस्ट्री के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। आई थिंक आप वो पूरे का पूरा मुद्दा जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।
दोस्तों डेट है आज की 9 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं, आज शाम 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल के ऊपर। अब इस चैनल के ऊपर आज जुड़ेंगे तो बहुत सारी डिस्कशन होगी कि आने वाले प्रीलिम्स को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। अपने आप में बहुत अच्छे अच्छे इनसाइट्स जो होंगे वो हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप सभी हमारे साथ कनेक्ट करिएगा आज शाम को 7 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दोस्तों वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बन जाता है नागालैंड का, राइट। अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करिएगा। पहली बार ये जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था ये 2000 में हुआ था, 2000। अब हर साल इस तरह से ये फेस्टिवल होता है एंड कहीं ना कहीं नागालैंड का जो ट्राइबल इंटरेक्शन है उसको बेहतर बनाने के लिए ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ट्राइबल में भी कहाँ पे मतलब एग्जैक्टली नागालैंड में कहाँ पर होता है, दरअसल में नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, उसके पास में एक गांव है किस्मा हेरिटेज विलेज, रफली 12 किलोमीटर दूर है कोहिमा से, वहां पर ये फेस्टिवल होता है। अब आपका सवाल ये आएगा सर इसका नाम हॉर्नबिल क्यों है। हॉर्नबिल इसलिए है क्योंकि जो नागाज है ना, जो नागालैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, तो उनकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है हॉर्नबिल बर्ड का, वहीं से नाम आया है हॉर्नबिल फेस्टिवल, राइट। जो ट्राइब्स हैं नागालैंड की, उनका कल्चर, उनका हेरिटेज दुनिया के सामने लाने के लिए ये फेस्टिवल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2025 की थीम है कल्चरल कनेक्ट, राइट। और इस बार आप नोटिस कर पाओगे ना बहुत सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हमारा यहाँ पे पार्टनर नेशन है, आयरलैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इन सब ने भी हमारे यहाँ पे इस पार्टिसिपेशन के अंदर हमें ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप नोटिस कर पाओगे कि कैसे टूरिज्म भी यहाँ पे प्रमोट होता है, कल्चरल टाइज भी हमारे यहाँ पे बेहतर होते हैं एंड इस तरह से इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं एंड इस तरह से अलग अलग नागा ट्राइब्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बात है हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, और बहुत सारे मिनिस्टर्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको विजिट कर रहे हैं इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। दरअसल में इस बिल को लोकसभा से पास करवा दिया गया है और अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपने आप में ये बिल देखने को मिलेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आप लोगों को डीमेरिट गुड्स के बारे में पता होगा। डीमेरिट गुड जैसे फॉर एग्जांपल पान मसाला, राइट। ऐसी गुड्स जो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं या कुछ नुकसान करती है ना, उनको हम बोलते हैं डीमेरिट गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे सरकार ने पता क्या किया है, यहाँ पर एक सेस लगाने की बात है पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ध्यान से अंडरस्टैंड करना, यहाँ सेस लगेगा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर नहीं। आप पान मसाला खाओगे उसके ऊपर सेस नहीं है, पान मसाला मैन्युफैक्चर करने वालों के ऊपर सेस है। सेस होता क्या है सर, सेस कुछ नहीं होता, टैक्स के ऊपर टैक्स होता है एक तरह का, इट इज काइंड ऑफ अ टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। अब उससे होगा क्या, देखो उससे क्या होगा, सरकार को काफी सारा पैसा मिलेगा, ठीक है सर। अब इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा, इस पैसे का इस्तेमाल होगा हेल्थ को बेहतर करने के लिए और कहीं ना कहीं हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए। इसीलिए नाम है हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, जो भी लोग जैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी पान मसाला की और बाकी जो डीमेरिट गुड्स थी, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। वो जो टैक्स आएगा उसका इस्तेमाल एक तो पहली बात तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें प्रिसीजन वेपन्स खरीदने हैं, ऑटोनोमस सिस्टम हो गया, स्पेस साइबर कैपेबिलिटीज, तो जहां पर भी हमारे डिफेंस के लिए हमें पैसा चाहिए होगा तो एक अच्छा खासा पैसा आपको यहाँ से देखता हुआ मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें जो हेल्थ रिस्क होते हैं इनके साथ, जो पान मसाला वगैरह के साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सेहत के लिए भी हमें स्टेट्स की मदद करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे उस जगह भी पैसे का इस्तेमाल होगा। इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया ये प्रोडक्शन के ऊपर है, प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर यहाँ पे सेस लगेगा, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और सरकार ने ऐसा बताया भी है कि किसके ऊपर कितना कितना सेस लगेगा। देखो एक तो होती हैं वो चीजें जो मशीन से आपके चीजें बनाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो पान मसाला बन रहा है मशीन से, ठीक है, और अगर हर मिनट उस मशीन से 500 से कम पाउच बनते हैं ना, तो उसके ऊपर जो सेस लगेगा लगभग 1 करोड़ हर महीने का लगेगा। पर अगर मान लो वहां पे जो पाउच है वो ज्यादा है,
तो उस केस में 25 करोड़ रुपए पर मंथ तक भी आपका यहाँ पे सेस लग सकता है। ये तो उनके ऊपर है जो मशीन से बनते हैं। जो आपका बिल्कुल ही मैन्युअली यहाँ पे काम होता है, वहां पर हर फैक्ट्री के ऊपर 11 लाख रुपए का यहाँ पे हर महीने सेस लगेगा। जितना मर्जी आउटपुट करे उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा जब मैन्युअली काम हो रहा है, राइट। अब इसके साथ ही साथ जो भी यहाँ पे ये सेस वगैरह पे नहीं करेगा तो उसके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगेंगी, या फिर जितना भी सेस उन्होंने वेट किया उसके ऊपर पेनल्टी लगेंगी। और साथ ही साथ अगर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है ना, तो फिर 1 से 5 साल तक की जेल भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है। तो जो भी इसके आपके शिकायतें वगैरह होंगी, मान लो कि अग्री नहीं किया किसी ने या फिर कुछ इस तरह से शिकायतें होंगी, तो वो सेस्टेट तक जाएंगी, यानी कि आपका एपलेट अथॉरिटी टू कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, एंड उसके बाद फिर आगे हाई कोर्ट के ऊपर जाएंगी जो भी आपकी आपकी शिकायतें होंगी। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो सिस्टम जो है वो काम करेगा। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखो, पान मसाला जो है ना, वो तो ऑलरेडी अगर हम बात करें जीएसटी के 40% में आता है। हाँ जी, बिल्कुल आता है। ठीक है। तो वो तो उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा ये सारी चीजें लगेंगी। तो जीएसटी के साथ यहाँ कोई छेड़खानी यहाँ पे नहीं की जा रही। हालांकि ऑलरेडी हमारे पास कंपनसेशन सेस था, वो तो एक अलग बात है, ठीक है ना। वो तो इट वाज फॉर द पर्पस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन पुराने लिए हुए थे स्टेट्स को पे करने के लिए, वो तो उस पर्पस से था, वो तो चलो ठीक है। पर ये वाला जो सिस्टम है ये जीएसटी के साथ छेड़खानी नहीं करेगा। 40% का सेस उसके ऊपर लगता है, वो तो लगता ही रहेगा। ये जो अलग से सेस लगाया जा रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी कंपनसेशन के अंदर कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं आएंगे, ये अलग से एक सेस है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना सेस की, तो सेस आपका स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता। दिस इज नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल की, तो यहां पर ये जो सेस से पैसा आएगा ना, ये दरअसल में स्टेट्स के साथ शेयर होगा। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना। नॉर्मली सेस नहीं शेयर होता स्टेट्स के साथ, पर ये वाला सेस आपका स्टेट्स के साथ शेयर होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि पब्लिक हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट की मदद करने के लिए यहाँ पे इस वाले सेस को स्टेट्स के साथ शेयर करेंगे। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली इससे दोस्तों हमारी जो डिफेंस नीड्स हैं हम उनको फुलफिल कर पाएंगे, और साथ साथ अगर हम बात करें जो हेल्थ बर्डन हमारे ऊपर आ रहा है उसको भी टैकल करने के अंदर यहाँ पे हमारी मदद की जा पाएगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अभी आज के समय सेस केवल 6.1% है ग्रॉस रेवेन्यू का। पहले ये 7% के आसपास हुआ करता था। तो इस सेस को लाने से कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास और पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। तो दैट इज वाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, इसका काफी हद तक क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है कि खासकर अगर हमारे जो छोटे एंटरप्राइजेस हैं ना, जो ये पान मसाला या बाकी सब चीजें बना रही थी, जो एमएसएमईज हैं, उनके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग टैक्स है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न्स यहाँ पे रेस किए जा रहे हैं आज के समय के ऊपर हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 के बारे में। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज 20th यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी सेशन। दोस्तों, आपका 20वां ये जो सेशन है ये नई दिल्ली के अंदर हो रहा है और इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। दरअसल में अगर हम बात करें ना, यूनेस्को के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। एक हमने यहाँ पे ये जो कमेटी है इंटर गवर्नमेंटल कमेटी, हमने ये अडॉप्ट करी, मतलब सॉरी इंटर गवर्नमेंट कमेटी ने अडॉप्ट किया, ठीक है ना। एंड ये जो पूरा का पूरा आपका यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो समिट है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुआ। इसका पर्पस यही था कि कैसे हम जो ऐसी हेरिटेज है जिसको हम टच नहीं कर सकते पर उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रामलीला हो गया, उसके रिगार्डिंग हम उसको सेफ गार्ड करने के लिए कैसे कैसे काम करें। तो इस तरह से हर साल इसके लिए एक समिट होता है। इस बार का जो समिट हो रहा है ना, वो 8 से 13 दिसंबर के बीच में हो रहा है लाल किले नई दिल्ली के अंदर। पिछली बार का जो समिट था 19वां, वो पराग्वे के अंदर हुआ था। अब इस कमेटी के अंदर टोटल 24 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी जो 4 साल के लिए होती है। भारत भी इसका अभी पार्ट है 2022 से 2026 के साइकिल का। और भारत ने ना इस बार दिवाली को नॉमिनेट किया है। देखो यार, दिवाली भारत का इतना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और वो अभी तक इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की लिस्ट में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भारत ने इसको यहाँ पे नॉमिनेट किया है। देखते हैं आगे जाके क्या दिवाली को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता। तो जो भी इस तरह से आपके सेफ गार्ड करने के लिए लिस्ट होती हैं उनको एग्जामिन करने का काम इसी कमेटी का होता है। यही इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फंड को मैनेज करता है और जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे इसके द्वारा देखी जाती हैं। अब दोस्तों भारत की बात करें ना,
तो भारत की तरफ से 15 यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक तो है रामलीला, कुटियट्टम केरला से जो है, वैदिक चैंटिंग हो गया, मुदियट्टू केरला से, छाऊ डांस झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल से, कालबेलिया डांस जो होता है राजस्थान का, लद्दाख बुद्धिस्ट चैंटिंग, संकीर्तना मणिपुर, ठठेरा क्राफ्ट, ठीक है, जो जंडियाला गुरु है ना पंजाब में, वहाँ के जो बर्तन बनाने का वो ठठेरा क्राफ्ट उसको बोलते हैं। फिर नवरोज पारसी, ठीक है, कुंभ मेला हो गया, दुर्गा पूजा कोलकाता, एंड गरबा गुजरात। तो ये टोटल 15 यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिनको अपने आप में प्रिजर्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है आने वाले समय के अंदर दिवाली भी इस तरह से इसमें नॉमिनेशन जो है वो हो सकता है एक्सेप्ट हो, तो हो सकता है आगे जाके 16 भी हो जाए, पर अभी फिलहाल आज के टाइम के ऊपर आपको 15 चीजें आपको इंक्लूडेड देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज सेबीज अप्रूवल फॉर इनविट स्टेटस। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो आप लोग ना इनविट समझते हो, अगर नहीं समझते कोई बात नहीं, आप लोग बट म्यूचुअल फंड जरूर समझते होंगे। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा किया जाता है, पूल किया जाता है, एंड उनको फिर इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये तो बात होती है म्यूचुअल फंड की। पर जब मैं बात करता हूँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, ये काफी हद तक सिमिलर है म्यूचुअल फंड से। बट इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, जितना भी पैसा ये इकट्ठा हुआ, जितना भी पैसा ये पूल हुआ, ये सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में लगाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सड़कों में लग गया, आपके हाईवेज हो गया, पावर ट्रांसमिशन लाइंस हो गया, गैस पाइपलाइंस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो गए, टेलीकॉम के अंदर आपका लग गया टावर्स वगैरह के अंदर, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के अंदर आएंगी ना, तो कहीं ना कहीं इनमें यहाँ पे ये सारा पैसा लगेगा। तो डेफिनेटली बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा हुआ, इन सब चीज़ों में लगाया गया, फिर उनसे जो भी इनकम वगैरह जनरेट हुई, उस इनकम जनरेट का फायदा जो भी इनके अंदर इन्वेस्टर्स थे उन तक यहाँ पे पहुंच जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एक सड़क बनी हो तो टोल रेवेन्यू आ रहा हो, तो जो भी रेवेन्यू आया, चाहे टोल का हो या जो भी पैसा आया, वो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूप में यहाँ पे उनके पास मिल जाएगा। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स के पास इस तरह से पैसा आता रहता है, दे कीप ऑन गेटिंग रेगुलर इनकम फ्रॉम दीज। इसी को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसको रेगुलेट करता है आपका सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपके छोटे इन्वेस्टर्स भी, जैसे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, और बड़े बड़े आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि इस तरह से वो पैसा यहाँ पे अपना इन्वेस्ट कर पाए। राइट, तो अभी क्या हुआ है ना, सेबी ने RIIT, दैट इज राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है। NHAI का ही है ये, ताकि कहीं ना कहीं जो इनविट फ्रेमवर्क के माध्यम से हाईवेज बनाने के अंदर हमें जो दिक्कत आती है, उसको हम यहाँ पे और अच्छे से मैनेज कर पाए। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनविट्स के, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने NHAI इनविट सुना होगा, पावर ग्रिड इनविट सुना होगा, राइट, ये सारे कहीं ना कहीं इनविट्स के ही एग्जांपल हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर क्या करना होगा, जो आपका राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना, इसको अपने यहाँ डायरेक्टर अपॉइंट करने होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको जारी करनी होंगी, ताकि सारी सेबी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो पाए, एंड इस तरह से ये भी इसको इनविट की तरह यहाँ पे काम कर पाए। राइट, बाकी सेबी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने वाला सेबी ही है। हमारे इन्वेस्टर्स के ध्यान को, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट आपका सेबी ही करता है। मार्केट अच्छे से चले, कोई यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी चीज ना हो, वो सेबी ही का ही काम देखने को मिलता है। दोस्तों जो सेबी बना था ना, दरअसल में बना था 1988 के अंदर। 1988 में ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप के ऊपर स्टार्ट हुआ था। एग्जीक्यूटिव मतलब कहीं ना कहीं कोई संविधान में जिक्र नहीं है इसका, मतलब उस टाइम 1988 में ना ही किसी पर्टिकुलर एक्ट में था। पर बाद में ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं यार, सेबी को पावर देने की जरूरत है। दैट इज वाई यहाँ पर इसको स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया यूजिंग द सेबी एक्ट 1992। तो जब बना था तब नहीं था, उसके बनने के 4 साल बाद एक्ट पास करके इसको स्टेचुटरी स्टेटस यहाँ पे दिया जाता है। बाकी सेबी बोर्ड के अंदर एक चेयरमैन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव, एक RBI का नॉमिनी होता है, और यहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। तो रेगुलेशंस बनाना, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना, कोई आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है मनी पुलिंग स्कीम्स वगैरह के थ्रू, वो सारी चीज़ें देखना। ठीक है, आपके जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं, जो भी आपके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ज़ीरोधा हो गया, ये सब चीज़ें आपके सेबी पूरा उनको सुपरवाइज वगैरह करता है। इनविट्स म्यूचुअल फंड्स को भी यहाँ पे आपका रेगुलेट करने का काम सेबी का ही है। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखना, और अच्छे से पूरा आपका मार्केट सही ढंग से यहाँ पे वर्क करे लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ, वो सारा काम आपका यही देखता है। बाकी वेंचर कैपिटल फंड्स, म्यूचुअल फंड, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को भी सेबी ही रेगुलेट करता है।
नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है दैट इज ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल, आईसेक, ठीक है, AIESC। अभी इसका जो तीसरी मीटिंग है ना वो नई दिल्ली के अंदर हो रही है, ताकि भारत और ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन और स्किल्स के अंदर यहाँ पे बेहतर कर पाए। एक्चुअली पता क्या है, ये स्टार्ट हुआ था AIEC के नाम से, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल, और ऐसा 2011 में हुआ था, ये बना था। पर आगे जाके हमने यहाँ पे स्किल भी इसके अंदर ऐड किया, तो अब इसका नाम हो चुका है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल। अब एक साल ये भारत में होता है, एक साल आपका ऑस्ट्रेलिया में। जैसे पहली मीटिंग इसकी गांधीनगर गुजरात में हुई थी, फिर दूसरी हुई सिडनी के अंदर, और तीसरी अब नई दिल्ली के अंदर यहाँ पे हो रही है। कहीं ना कहीं दोनों देश मिलकर साथ में एजुकेशन और स्किल्स कैसे इंप्रूव करने हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने इस मीटिंग में फोकस किया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर, टीचर एजुकेशन के ऊपर। साथ ही साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स है ना, यहाँ पर भारत के अंदर अपना कैंपस सेटअप करेगी, तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन दोनों देशों के अंदर बेहतर हो पाए। हमारा एक स्पार्क इनिशिएटिव है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। इसके माध्यम से भारत के जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर रिसर्च इकोसिस्टम को बेहतर किया जाता है। तो ये जो आपका आईसेक था इसके अंदर ये भी इसके रिगार्डिंग भी MOUs और लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन हुए। तो आने वाले समय के अंदर ना दोनों देशों के बीच में एजुकेशन और स्किल्स के रिगार्डिंग बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ताकि दोनों देशों के बच्चे भी अच्छे से एजुकेशन एक दूसरे देश में प्राप्त कर पाएँ। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ बातें थी आईसेक के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था आपका डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। तो यस, इसकी मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ही है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अफार ट्रायंगल दोस्तों बिल्कुल अफ्रीका के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और हरिमाऊ शक्ति की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये दरअसल में भारत जो कंडक्ट करता है वो मलेशिया के साथ है, इसलिए आखिरी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।